संसद सत्र से पहले सरकार ने बुलाई अहम बैठक। सरकार बताएगी विधायी एजेंडा, विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलाने की करेगी अपील। सीएम योगी शहीद पथ स्थित नए भवन का करेंगे उद्घाटन। 200 करोड़ से ज्यादा लागत में तैयार हुआ अत्याधुनिक मुख्यालय, डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा शुरू। यूपी में आज से बीजेपी का बूथ सम्मेलन शुरू। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। रामधन गबन मामले में टिन्नू यादव, मनीष यादव की रिमांड मंजूर। आज रिमांड पर रहेंगे दोनों आरोपियों के 39 घंटे के रिमांड मंजूर। खराब मौसम के चलते आज से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला। मौसम साफ होने पर फिर शुरू होगी यात्रा। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय का लोकार्पण हुआ। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी शहीद पथ स्थित नए भवन का उद्घाटन करेंगे। 200 करोड़ से ज्यादा लागत में तैयार हुआ अत्याधुनिक मुख्यालय। 24 घंटे 7 दिन राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की होगी शुरुआत। डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर शुरू होगा। इसके साथ ही कार्यक्रम में मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें, यूपी को ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद पथ स्थित नए भवन का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रही हैं। जो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवीन मुख्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। इस भवन में 24 घंटे संचालित होने वाला अत्याधुनिक राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र भी स्थापित किया गया है और इसके साथ ही भवन में 200 से अधिक लोगों की क्षमता वाला आधुनिक सभागार, क्लासरूम, लेक्चर हॉल, हॉस्टल एवं लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है और साथ ही राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए डिजिटल कमांड कंट्रोल और इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। शहीद पथ पर स्थित डायल 112 मुख्यालय के पास स्थित इस भवन का निर्माण 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया। ये बहुत बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसका लोकार्पण करेंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए मुख्यालय भवन का करेंगे लोकार्पण। इसके साथ ही कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, मंत्री मौजूद रहेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस भवन की खास विशेषता है कि 24 घंटे संचालित होगी सेवाएं। अत्याधुनिक राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में स्थापित किया गया और भवन में 200 से अधिक लोगों की क्षमता वाला आधुनिक सभागार, क्लासरूम, लेक्चर हॉल और इसके साथ ही हॉस्टल एवं लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है। खास खासियत है इस भवन का। इसके साथ ही में राज्य को आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए डिजिटल कमांड कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए, एक तरह से कहें तो उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात होगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय का लोकार्पण होने जा रहा है। क्या कुछ खास विशेषता है इसकी? आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? तो चलिए वापस आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों को ये बड़ी जानकारी पहुंचाते, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद पथ स्थित नए भवन का आज उद्घाटन करेंगे और ऐसे में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद पथ स्थित नए भवन का आज उद्घाटन करेंगे और इस भवन की बेहद खास विशेषताएं भी हैं, जिसके तहत आज एक तरह से कहें तो उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपको बताते चले
इस भवन की कई खास विशेषताएं भी हैं। और रमन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शहीद पथ के पास जो एसडीआरएफ का भवन बना है उसका लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें 2 साल पहले इसकी शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया था और बहुत बड़ी इमारत बनकर तैयार हुई है, जहां पर न सिर्फ प्रशासनिक कार्य होंगे बल्कि वहां पर ट्रेनिंग से लेकर और बाकी चीजें भी जो एसडीआरएफ की होती हैं वो की जाएंगी। आपको बता दें एसडीआरएफ एक ऐसी संस्था है जो कहीं भी जब आपदा आती है, चाहे बाढ़ हो चाहे कोई हादसा हो, तो सबसे बड़े योद्धा बन के जो सामने आते हैं वो एसडीआरएफ के जवान सामने आते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईटेक व्यवस्था से लैस एसडीआरएफ का कार्यालय बनाया है और आज इसका लोकार्पण है। बिल्कुल, क्या खासियत है इसकी? और दूसरी एक चीज ये बताएं कि क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, लोकार्पण करेंगे और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, उनको कुछ ना कुछ उनको संदेश देंगे कि किस तरीके से काम करना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ये केंद्र राहत और बचाव कार्य को कैसे तेज करेगा? क्योंकि देखिए 24 घंटे 7 दिन यहाँ अत्याधुनिक राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र है। बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि जिस तरीके से आपदा आती है और आपदा में अचानक से राहत पहुंचानी रहती है, उसमें एसडीआरएफ का जिस तरीके से योगदान रहता है, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोई आंधी तूफान हो, चाहे किसी इमारत का भी हाल में देखिए गिरना हो या फिर इमारत में आग लगना हो, किसी भी प्रकार के हादसे में एसडीआरएफ पहुंचा है। और एसडीआरएफ को जो जो चीजें चाहिए, जो जो इक्विपमेंट चाहिए, जो जो व्यवस्थाएं चाहिए, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल बजट तैयार किया है और इसी बजट में ये जो ऑफिस था, ये जो कार्यालय बनाया गया है, ये भी उसी का एक पार्ट है। केंद्र सभी जिलों के आपदा नियंत्रण कक्षों से जुड़ेगा या फिर सिर्फ स्पेसिफिक किसी जिले में? बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों को जोड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी इनकी एसडीआरएफ टीम है उनकी मॉनिटरिंग लखनऊ से ही होगी। एक मुख्य कार्यालय बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए आज इसका उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में 24 घंटे सक्रिय रहने वाले यह इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर आम लोगों के लिए सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा रमन? आम लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जब भी आपदा होती है सबसे ज्यादा अगर कोई फंसता है, परेशान होता है, पीड़ित होता है तो आम आदमी होता है और आम आदमी के लिए योद्धा की तरह एसडीआरएफ खड़ा होता है और लगभग प्रयास करता है कि जो पीड़ित है उसे राहत पहुंचाई जाए और लगभग वो अपने काम में सफल भी होता है। बिल्कुल, तो क्या अब ये माना जाए कि बाढ़, भूकंप या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, आकाशीय बिजली गिरती है या फिर कहीं भी कोई भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पहले से ज्यादा तैयार होगा? बिल्कुल, क्योंकि जब व्यवस्थाएं होती हैं, जब हाईटेक संसाधन होते हैं तो चीजें जो हैं और ज्यादा बढ़ जाती हैं और ज्यादा जो है जोश में आ जाते हैं जो भी जवान होते हैं, क्योंकि जब साथ में हाईटेक व्यवस्थाएं होती हैं, हाईटेक उनके कपड़े होते हैं और भी रस्सी से लेकर और ऐसी तमाम मशीनें जिससे वो आसानी से जो पीड़ित है उसकी मदद कर सकते हैं और इस कार्यालय में सब कुछ उपलब्ध कराया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ और आगे बढ़ेंगे जहां यूपी में बीजेपी का बूथ सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है, जहां 403 विधानसभा सीटों पर बूथ सम्मेलन होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में यह अभियान की शुरुआत होगी और आज से 22 जुलाई तक चलेगा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन अभियान। इसके साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में बूथ सम्मेलन आज से शुरू है। 403 विधानसभा सीटों पर होगा बूथ सम्मेलन। बीजेपी की ये बड़ी तैयारी, जहां प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत होगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा मंत्र। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं।
जहां यूपी में बीजेपी का बूथ सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। 403 विधानसभा सीटों पर होगा बूथ सम्मेलन और जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बूथ सम्मेलन शुरू होगा। 403 विधानसभा सीटों पर शुरू हो रहा है ये बूथ सम्मेलन। और अमर, वापस से आपका रुख करूंगी। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बूथ सम्मेलन शुरू होने वाला है। ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है बीजेपी की और क्या तैयारी है? हमें जी, आज से जो भारतीय जनता पार्टी बूथ सम्मेलन का प्लान कर रही थी, आज से वो शुरुआत होगी और 22 जुलाई को ये बूथ सम्मेलन जो है ये पूरे प्रदेश स्तर पर इसकी बैठक होगी। इसका जो है मॉनिटरिंग होगी और पूरी रिपोर्ट बनेगी जो कि सौंपी जाएगी केंद्रीय आला कमान को। आपको बता दें कि तो प्रदेश टीम बनने के बाद में वो प्रदेश अध्यक्ष ने ऊर्जा लाने के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं में बूथ सम्मेलन की जो योजना बनाई और अब बूथ सम्मेलन हो रहा है। हर बूथ पर तमाम युवा, तमाम बुजुर्ग, तमाम महिलाएं जुड़ेंगे, आपस में लोग चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर और साथ में चर्चा 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी करेंगे। बिल्कुल, 22 जुलाई से देखिए ये अभियान शुरू हो रहा है। इसकी रूपरेखा क्या है और क्या सभी 403 विधानसभा सीटों पर एक साथ बूथ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? बिल्कुल, एक साथ 403 विधानसभा सीटों पर जो ये बूथ सम्मेलन है वो हो रहा है। इसके जो संयोजक बनाए गए हैं वो दिलीप पटेल बनाए गए हैं। वो पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगे दिल्ली आला कमान को कि आखिर कहाँ पर कैसे कैसे सम्मेलन हुआ और जो भी अच्छा सम्मेलन करेगा उसे सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिल्कुल, देखिए 2027 विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में देखते हुए मिशन 2027 के तहत कार्यकर्ताओं को क्या विशेष जिम्मेदारियां दी जाएंगी? कार्यकर्ताओं को जैसे जिस तरीके से पद मिल रहा है वो तो एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता बहुत अच्छा कार्यकर्ता है तो उसे स्पेशल तौर पर जाके और सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ और आगे बढ़ेंगे जहां आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये अभियान शुरू हो रहा है और 22 जुलाई से ये अभियान शुरू होने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। राम धनगबन केस में 39 घंटे की रिमांड मंजूर हुई है। आज सुबह 8 बजे से रिमांड पर टीनू और मनीष शाह, जहां दोनों आरोपियों से 39 घंटे पूछताछ होगी। ये बड़ी जानकारी, जहां राम धन गबन केस में 39 घंटे की रिमांड मंजूर की गई है। आज सुबह 8 बजे से रिमांड पर टिन्नू और मनीष यादव, ये बड़ी जानकारी, दोनों आरोपियों से 39 घंटे पूछताछ होगी और पूछताछ के दौरान क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में जांच को आगे बढ़ाते हुए एंटी करप्शन कोर्ट में मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव को पुलिस ने 39 घंटे के रिमांड पर लिया है। और वापस से आपका रुख करूंगी रमन, 39 घंटे के रिमांड पर लिया गया है। क्या लगता है, क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं आज? उठ रहा है, वापस से आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें, जहां अदालत के आदेश के बाद आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को जेल से निकालकर पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। 39 घंटे के रिमांड पर लिया गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी और देखना होगा कि क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। सभी की नजर इन 39 घंटों पर है, जिसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। और मामले के विवेचक ने दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी। हालांकि अदालत ने कल सुबह 8 बजे से 19 जुलाई की रात 11 बजे तक कुल 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत की। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव को जेल से निकालकर अपनी हिरासत में पुलिस ले चुकी है और इसके साथ इस दौरान दोनों आरोपियों से राम मंदिर के चढ़ावे की कथित
चोरी गई रकम की बरामदगी और मामले में शामिल अन्य संभावित आरोपितों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम की साजिश के पहलुओं पर विस्तृत पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि पूछताछ से मामले में कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। इसके साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद से इसकी लगातार जांच जारी और पुलिस अब रिमांड अवधि के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और इसके साथ ही पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में जांच को आगे बढ़ाते हुए एंटी करप्शन कोर्ट ने मुख्य आरोपी टिन्नू और उसके भतीजे मनीष को पुलिस ने 39 घंटे की रिमांड पर ले लिया है। और रमन, वापस आपका रुख करूंगी। 39 घंटे के रिमांड पर लिया गया है टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव को। क्या लगता है, क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में रमा शंकर यादव, टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को एंटी करप्शन कोर्ट ने 39 घंटे के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन जो कोर्ट है उसने सिर्फ 39 घंटे के लिए भेजा है। इससे पहले भी मामले में आरोपियों से 14 घंटा और 18 घंटा पूछताछ हो चुकी है। आपको बता दें, एसआईटी की रिपोर्ट आजकल पेश होने वाली है। इसमें रविशंकर यादव टिन्नू को लेकर ये जो रिमांड दी गई है बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या खुलासे होते हैं, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में क्या अन्य कर्मचारियों या सहयोगियों की भी संलिप्तता देखी जा रही है? क्या उनकी भी जो भूमिका है वो भी जांच के दायरे में है? बिल्कुल, जो भी सहयोगी है, जो भी कनेक्टेड है, हर किसी की जांच होने वाली है। हर किसी से पूछताछ हो रही है। जो भी सबूत एसआईटी को मिल रहे हैं या पुलिस को मिल रहे हैं, सबकी जांच हो रही है। पुलिस भी लगातार, क्योंकि जितने डिजिटल रिकॉर्ड हैं, चाहे कागज के सबूत हैं, चाहे सीसीटीवी प्रूफ है, सभी के रखा जा रहा है, सभी की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और आपको यही बता दें कि टिन्नू यादव सबसे जो अहम किरदार है, उनकी जो रिमांड है ये बहुत मात्र मानी जा रही है, क्योंकि जी बिल्कुल, 39 घंटे की रिमांड खत्म होने के बाद क्या लगता है रमन, अगली कानूनी कार्रवाई या फिर प्रक्रिया क्या होगी पुलिस की? बिल्कुल, 39 घंटे खत्म होने के बाद टिन्नू ये बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि पुलिस ने जो अपने सवाल तैयार किए हैं उसमें टिन्नू यादव का जो चक्र है वो फंस सकता है। बिल्कुल, देखना होगा आखिर क्या कुछ 39 घंटे में निकल कर सामने आता है और सभी की नजरें देखिए इसी पर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मौलाना जर्जिस के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। हजरतगंज में मौलाना जर्जिस पर एफआईआर की मांग की जा रही है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने तहरीर दी है। विवादित बयान पर देश भर में विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जी हाँ, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने तहरीर दी है, जिसके बाद विवादित बयान पर देश भर में विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मौलाना जर्जिस के विवादित बयान पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। हजरतगंज में मौलाना जर्जिस पर एफआईआर की मांग की जा रही है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने तहरीर दी है। विवादित बयान पर देश भर में विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मौलाना के विवादित बयान के बाद इस वक्त देश में उबाल है। लोग उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो लखनऊ के हजरतगंज थाने में मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक जनसभा में भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम और 5 वक्त का नमाजी बताया था, जिसके बाद से हिंदू संगठनों और विश्व हिंदू परिषद ने भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और देखिए, मौलाना जर्जिस का एक भाषण वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भगवद गीता के श्लोकों का हवाला देते हुए दावा किया कि कृष्ण जी नमाज पढ़ा करते थे। ये विवादित बयान दिया गया, जिसके बाद लगातार रोष देखा जा रहा है हिंदू संगठनों में और अब मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस बीच आपको बता दें, अखिल भारत हिंदू महासभा और अन्य संगठनों की तहरीर पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मौलाना के खिलाफ लगातार मामला दर्ज करने के लिए आवाज उठाया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने मौलाना के बयान को सनातन धर्म का अपमान करार दिया है और उनके
खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो हजरतगंज थाने में मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग की जा रही है। मौलाना के बयान के बाद से लगातार देश में उबाल है। हिंदू संगठनों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बताते चले, बीते दिनों मौलाना जर्जिस ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने भगवत गीता के श्लोकों का हवाला देते हुए कहा था कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त का नमाज पढ़ते थे, जिसके बाद उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ और अब उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण के अपमान में ये विवादित बयान दिया गया मौलाना जर्जिस की तरफ से, और अब लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, उबाल देखा जा रहा है और लोग इस मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो विवादित बयान के बाद से देश भर में विरोध तेज हो गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। जी हां, आईएमडी अलर्ट के बाद आज से अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। पहलगाम और बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए एहतियातन लिया गया ये बड़ा फैसला है। मौसम साफ होने पर अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां मौसम खराब होने की वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। आईएमडी अलर्ट के बाद 19 जुलाई से अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां ये बड़ा फैसला लिया गया और कहा गया है कि मौसम साफ होने पर अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। तो मौसम विभाग यानी आईएमडी के अलर्ट के बाद खराब मौसम की आशंका के चलते 19 जुलाई से अमरनाथ यात्रा को स्थायी रूप से रोक दी गई है। माफ कीजिएगा, अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से यात्रा स्थगित की गई है और बेस कैंप से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन के अनुसार खराब मौसम और भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर किसी भी नए तीर्थयात्री को बालटाल और चंदनवाड़ी बेस कैंप में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। खराब मौसम की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और एक और बड़ी खबर, जहां कौशांबी में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। गोकशी आरोपी मोइनुद्दीन पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। तमंचा, कारतूस समेत आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। गोकशी कांड में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूछताछ लगातार जारी है। फरार साथियों की तलाश में पुलिस दबिश देती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कौशांबी से, जहां 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। गोकशी में आरोप मोइनुद्दीन पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया था। अब आपको बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। उसका इलाज तो चल रहा है, लेकिन इस बीच फरार साथियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कौशांबी से, जहां आरोपी पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है। कौशांबी की थाना चरवा पुलिस की टीम के द्वारा आज दिनांक 18/7/2026 को रूटीन चेकिंग एवं फुट पेट्रोलिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर खास के द्वारा सटीक सूचना दी गई कि दिनांक 14 जुलाई 2026 को थाना चरवा में दर्ज गोबर निवारण अधिनियम के संबंध में अभियोग में प्रकाश में आया अभियुक्त, जिसका नाम इरफान उर्फ मोइनुद्दीन पुत्र साहबुद्दीन है, वो थाना चरवा में ही काजू मलाक नागर रोड के पास में भागने की फिराक में है। मुखबिर खास की उक्त सटीक सूचना पर थाना चरवा पुलिस की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। खुद को गिरता देख उक्त अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में उक्त व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम इरफान उर्फ मोइनुद्दीन पुत्र साहबुद्दीन निवासी पनारा गोपालपुर सरायकील बताया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।